Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about liberalization. तो आइए जानते हैं इकोनॉमिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिबरलाइजेशन. So what do you understand by the meaning of liberalization? Liberalization is any method of how a state raises limitations on some private individual venture. अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी पॉलिसीज़ किसी भी रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना, लिबरल कर देना. जैसे कि आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जब से हमको इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद से कई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के ऊपर उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा कड़क कर दिए थे. इट मीन्स अब ये टाइम था जहाँ पर 1991 के बाद एक पॉलिसी बनाई गई थी एलपीजी पॉलिसी, जहाँ पे एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन कुछ इस तरह से बना लिए गए थे कि हम चाहें तो बाहर कंट्री से ट्रेड ईजिली कर सकते थे. इट मीन्स दे हैव रिमूव्ड ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पॉलिसीज, दैट इज़ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो लिबरलाइजेशन जो स्टार्ट किया गया था वो लगभग आफ्टर 1991 के बाद से स्टार्ट किया गया था. Now, what happened in India in 1991? Since the adoption of new economic strategy in 1991 was adopted, इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी में इतना बड़ा चेंज आया था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो प्राइवेट सेक्टर पे लगाए जाते थे वो हटा दिए. मैं ऐसा नहीं कहूँगी हटा दिए, वहाँ पे कई रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए गए, फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस ही लगाए और काफ़ी जो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे वो कम करते हुए कुछ ही रिस्ट्रिक्शंस पे लागू किया. और ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्यों स्टार्ट की गई थी? ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी इसलिए स्टार्ट कर दी गई थी ताकि हमारी कंट्री में फ्री ट्रेड हो सके. इट मीन्स देर वॉज मैनी डिफ़िकल्टीज फॉर एंट्रिंग फॉर डूइंग द ट्रेड इन आवर कंट्री, लेकिन वो सब बैरियर्स हटा दिए गए थे. दिस बैरियर्स जो इंक्लूड करते थे टैक्स लॉस से रिलेटेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग्स या रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस, लीगल इश्यूज़, ये सारे सब चीज़ें जो थी वो हटा दी गई थी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था लिबरलाइजेशन का कि हमारी कंट्री में कंपटीशन जो है इंक्रीज करना. कौन सा कंपटीशन? डोमेस्टिक बिजनेस को इंक्रीज करना. अगर लिबरलाइजेशन हुआ तो हमारी कंट्री में डोमेस्टिक बिजनेस था वो बहुत हद तक बढ़ा. अपार्ट फ्रॉम इट हमारी कंट्री में फॉरेन ट्रेड्स बढ़े, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ा. इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और फॉरेन कैपिटल भी इंक्रीज़ किया गया. मतलब नई नई टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आई, हम दूसरी कंट्री में फॉरेन कंट्रीज़ में कैपिटल को इन्वेस्ट कर पाए. ग्लोबल मार्केट ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री के पूरे ग्लोबल मार्केट को डेवलप करना मेन ऑब्जेक्टिव था लिबरलाइजेशन का. हमारी कंट्री में जब से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ हमने ये देखा हमारी कंट्री का जो डेप्ट है, जो उधारी था और जो बड़ा बर्डन था इंडियन कंट्रीज़ पे, इंडियन जो हमारी कंट्रीज़ के जो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे वो बर्डन भी कम हुआ. लिबरलाइजेशन बनाने का एक और मेन ऑब्जेक्टिव था टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल्स ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर. इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर को एक्सपैंड करना. जब से लिबरलाइजेशन हुआ तो प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप कर पाया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने छूट दे दी. प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन बढ़ा सकता था, दूसरी कंट्रीज़ में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता था और पब्लिक सेक्टर के ऊपर पूरा जो प्रेशर था वो थोड़ा सा कम हो गया. और लिबरलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था ताकि हमारी कंट्री में इंक्रीज हो सके हमारी कंट्री की एफिशिएंसी, कंपटीशन बढ़ सके, कंट्री की कैपेसिटी बढ़ सके. लेकिन उसके लिए कंट्री ने या हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए? उन्होंने डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर किया. इट मीन्स डी रेगुलेशन का मतलब हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया. इट मीन्स पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया. दूसरा ये चीज़ हुई जहाँ पर हम बोलेंगे फाइनेंशियल सेक्टर को आगे बढ़ाया गया. मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ लोन भी प्रोवाइड किए गए. टैक्स रिफॉर्म में चेंजेस आया, कई जगह पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई, गवर्नमेंट ने कई जगह पे इंसेंटिव्स दिए. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स लिए गए, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसको कम किए गए, उनके जो ऊपर टैक्स लगता था वो कम कर दिया गया. नई नई ट्रेड पॉलिसीज़ बनाई गई, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब है कंट्री से बाहर भी जो रूल्स रेगुलेशंस चलते थे उनको ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री ने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था.
फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है दूसरी कंट्रियों के साथ जो लेन देन होता था करेंसी का, उसको भी ध्यान पे रखते हुए एक्सचेंज किए गए, उसको भी ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाई गई और नई पॉलिसीज़, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ बनाई गई ताकि हमारी कंट्री जितना हो सके उतना ट्रेड कर सके। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर क्या पड़ा? वहाँ पे दो इम्पैक्ट पड़े। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन हुआ जो कि 1991 में स्टार्ट किया गया था, इट वॉज अ ग्रेट इम्पैक्ट दैट देयर वॉज अ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। हमारी कंट्री में पैसा बढ़ने लगा, लोग प्रॉफिट कमाने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो इससे हमारी कंट्री में पैसों की आवक बढ़ने लगी। वहीं पर डाइवर्सिटी फॉर इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे वो इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करने लगे, जिससे कि क्या हुआ, रॉ मटेरियल जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का मेन सोर्स हुआ करता था वो और बढ़ने लगा। इसका मतलब जैसे जैसे हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी, वैसे रॉ मटेरियल भी बढ़ने लगा। हमारी जो क्रॉपिंग्स डिज़ाइंस थी उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने और भी रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस जो थे वो हटा दिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ने लगा और ये दोनों सेक्टर बढ़ते हुए हम दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा सकें। लेकिन जैसे कि आपको पता है जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव भी होगा, तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा। द वीकनिंग ऑफ द इकोनॉमी, एन्यूमरस रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक पावर विल लीड टू द वीकनिंग द एंटायर इंडियन इकोनॉमी। हाँ, हमारी कंट्री में ट्रेड बढ़ा लेकिन हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर भी वीक होने लगा। मतलब कई चीज़ें ऐसे होने लगी जो हम अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए, क्योंकि आपको पता है अगर कभी भी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो कंट्री में गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे ही कंट्रोल कर सकती है। सेकेंड थिंग, नई नई टेक्नोलॉजी आई, एक बात था, एक अच्छा इम्पैक्ट था, पॉजिटिव थिंग था, लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। वहीं पे जहाँ इंडस्ट्रीज़ जो खुद अकेले काम करने लगी वहाँ पे वो बड़ी बनने लगी, दैट इज़ मर्जर एक्विजिशन टेक प्लेस करने लगे। मतलब जब जब कंपनीज बड़ी होने लगेंगी तो जो छोटी कंपनीज हैं वहाँ पे उनको या तो मर्ज करना पड़ेगा या तो वो कंपनी कोलैप्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से लिबरलाइजेशन का इफेक्ट दोनों तरफ से हुआ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये था टॉपिक जहाँ पर हमने कवर करने की कोशिश की कि लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है, उसका इफ़ेक्ट हमारी कंट्री पर क्या पड़ा, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म स्टार्ट किए। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।